हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल सीरीज में दोस्तों, जहां हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस पर दोस्तों। और फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए डाउ थ्योरी काम कैसे करती है, डाउ थ्योरी है क्या, उसके हाइपोथेसिस क्या है, उसके डॉक्ट्रिन्स क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जब एक एक डॉक्ट्रिन्स के हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हैं, तो पहले दो पार्ट्स में हमने क्या कवर किया दोस्तों, हमने कवर किया मार्केट ट्रेंड्स को और कवर किया मार्केट फेजेस को। और इसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद आज हम पार्ट 3 में लेके आए हैं एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस। ये भी एक डॉक्ट्रिन्स है चार्ल्स एस डाउ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है। और आज अपने आप को आपको रिलेट कीजिएगा कि हम कितने वक्त की बर्बादी करते हैं कि इस स्टॉक के बारे में ये न्यूज़ छपी है, उस स्टॉक के बारे में ये खबर आई है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट इतना आया है। अगर सही मानों में आप टेक्निकल एनालिसिस को अपने जहन में उतारना चाहते हैं और उसमें दक्षता हासिल करना चाहते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्किल को हासिल करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी होना अत्यंत आवश्यक है कि चार्ल्स एस डाउ की थ्योरी जो 100 वर्ष से भी अधिक इसको हो चुके हैं और वो अभी भी मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्टली काम करती है, और वही है दोस्तों फाउंडेशन टेक्निकल एनालिसिस का। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इनेबल जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज पार्ट 3 में हम तीसरे डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ें चार्ल्स एस डाउ के। उसके पहले दोस्तों मैं आपके साथ कुछ कोट शेयर करूंगा। लोग कहते हैं ना दोस्तों कि बड़े बड़े लोग जो सफल होते हैं वो कोट्स जो लिखते हैं, जो कोटेशंस रहते हैं उनके, उसमें छुपा होता है एक भरपूर ज्ञान, नॉलेज। और उन नॉलेज को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ब्रीफली जो कोट लिखे जाते हैं उसके पीछे में छुपा रहता है रहस्य। तो दोस्तों, हम पहले कुछ शुरुआत करते हैं कोट की, और चार्ल्स एस डाउ के कोट्स की शुरुआत करते हैं, ताकि जो बिगिनर्स हैं जो ये गलतियां बड़ी कॉमनली करते हैं और वो गलतियों से दूर रहें, संयम बरतें। यह अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो पहला कोट उन्होंने लिखा था अपने ऑब्जर्वेशन से अ सेंचुरी बैक, जब दोस्तों प्राइड ऑफ ओपिनियन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ मोर मैन ऑन वॉल स्ट्रीट देन एनी अदर फैक्टर। अब यहां देखिए, प्राइड ऑफ ओपिनियन, एक न्यूज किसी ने पढ़ ली या एक बार चार्ट देखा और बोला ये ऊपर जाएगा और ऊपर चला गया, देखा मैंने बोला था। इस तरह की जो प्राइड होती है, जो इंटरवेंटली एक बार करेक्ट हो गई, या मैंने चार्ट को देखा और देखो मैंने इसको पहचान लिया ये डबल बॉटम है, या मैंने पार्शियली चार्ट को समझ लिया और उस कारण से कुछ भी आपने आगे आने वाले प्राइस मूवमेंट के बारे में बोला और वो सही हो गया, तो 10 लोगों को प्राउडली बोला देखो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दोस्तों, जब तक कंसिस्टेंटली हम किसी एक्टिविटी में एक अपने विनिंग रेट को अचीव नहीं करते हैं, ऐसे प्राइड के कारण वॉल स्ट्रीट पर जितने लोगों को नुकसान हुआ है वो किसी दूसरे फैक्टर से नहीं हुआ है। ये चार्ल्स एस डाउ का ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। दूसरा, चार्ल्स एस डाउ ने बोला है, ये खास करके जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और या बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग करते हैं या टिप्स के ऊपर में काम करते हैं, किसी दूसरे ने बता दिया और उस पर ऑपरेट करते हैं, उनके लिए है। द पब्लिक एज अ होल बाइज एट अ रॉन्ग टाइम एंड सेल्स एट अ रॉन्ग टाइम। तो खरीदते भी गलत समय पे हैं अधिकतर लोग और बेचते भी गलत समय पे हैं अधिकतर लोग। एवरेज ऑपरेटर व्हेन ही सीज 2 or 3 पॉइंट्स प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट को बुक कर लेता है।
क्योंकि उसे डर होता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, उसे डर होता है कि जो हमने प्रॉफिट किया है वो मैं गंवा ना दूं, तो इसलिए वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। बट इफ द स्टॉक गोज अगेंस्ट हिम, अगर स्टॉक का मूवमेंट उसके सोच के अगेंस्ट में चला गया तो वो 2-3 पॉइंट पे लॉस बुक नहीं करता है, वो इंतजार करता है कि मेरा जो कीमत लगी है उसमें वो रिकवर हो जाए, उसके लिए वो इंतजार करता है। और इस चक्कर में विथ ऑफन टाइम्स द रिजल्ट ऑफ सीइंग अ लॉस ऑफ 2-3 पॉइंट्स रन इनटू द लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स और इवन मोर, वो और अधिक नुकसान करता है। वो ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि ये लॉस को बुक करके निकलना है, वो इंतजार करता रहता है और उसमें वो और अधिक लॉस को बुक करता चला जाता है, क्योंकि उसे नॉलेज का अभाव है, उसे अपने आप पे विश्वास का अभाव है, और ये कारण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के हम कोट को देखते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से मोमेंटरी कंसेंसस के ऊपर में एक बहुत शॉर्ट सेंटेंस में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम समझ जाएं कि मोमेंटरी कंसेंसस क्या है। जब स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं तो प्राइस कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, लेकिन उसी प्राइस मूवमेंट के दौरान अलग अलग प्राइस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग एक्शन होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मैंने कोई चीज 101 रुपए में परचेज की तो किसी ने 101 रुपए में उसे सेल किया, तो उस मोमेंट पर हम दोनों के बीच में ये कंसेंसस था, क्योंकि मैं उस प्राइस पे खरीदना चाहता था और सामने वाला उस प्राइस पर बेचना चाह रहा था। ये प्रक्रिया कॉन्स्टेंटली टर्मिनल के ऊपर में चलती रहती है, ये सब हम जानते हैं। उसको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने बताया है। ईच प्राइस रिप्रेजेंट्स अ मोमेंटरी कंसेंसस ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। उस वक्त पर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी भी प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो रिटेलर हो या इंस्टीट्यूशनल हो, डजंट मैटर, लार्ज कमर्शियल इंटरेस्ट वाले, स्मॉल स्पेकुलेटर्स, फंडामेंटल रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस और टेक्निकल एनालिस्ट एंड गैम्बलर्स, इवन गैम्बलर्स जो स्पेकुलेट करते हैं और गैम्बल करते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो मिलियन रुपीस बन सकते हैं। ऑल मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मोमेंटरी कंसेंसस हर प्राइस लेवल पे काम करता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो एक डॉक्ट्रिन्स, चार्ल्स एस डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स हैं, उनमें से एक डॉक्ट्रिन्स एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करता है दोस्तों। ईएमएच इसके बारे में चर्चा करता है, और यह समझना बहुत आवश्यक है कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है। मार्केट मींस प्राइस, प्राइस जो मूव हो रहा है वो इतनी एफिशिएंटली मूव होती है कि इसीलिए बोला जाता है एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस। चार्ल्स एस डाउ ने ये अपने आर्टिकल्स जो उन्होंने 255 आर्टिकल्स वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे थे, उनमें इन सब बारों के बारे में चर्चा की है कि डाउ थ्योरी ऑपरेट करती है प्राइमरीली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं या किसी भी एसेट की एनालिसिस कर रहे हैं, कमोडिटी, करेंसी पेयर, बॉन्ड की, तो वो सारे नोन इंफॉर्मेशंस, जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रही है। इसका तात्पर्य है प्राइस हैज डिस्काउंटेड ऑल नोन इंफॉर्मेशंस। अब इसको समझिए दोस्तों, इसका रिजल्ट ये आया है, कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट ऐसा है, अरे उसमें तो इस तरह की एक न्यूज आई है कि इसमें ऑपरेटर ने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है।
आज एक पेपर में न्यूज आई है। तो दोस्तों चार्ट को सब कुछ पता है, आप बहुत बाद में उस चीज की चर्चा कर रहे हैं, तब तक वो सारा कुछ प्राइस ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अकॉर्डिंगली मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है इन सब चीजों की चर्चा करना, क्योंकि पोस्टमार्टम करने से पैसे नहीं बनते हैं। जब आप एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर प्रोजेक्ट करते हैं प्राइस के मूवमेंट का, और तब पैसे बनते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस न्यूज या चैनल होते हैं क्यों ऊपर गया क्यों नीचे आया उसकी चर्चा करते हैं, ना कि पहले उसकी चर्चा की जाए कि ये ऊपर जाने की संभावना है या नीचे आने की संभावना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो डाउ ने जो ये डॉक्ट्रिन लिखा है ये एक तरह से एंटीथीसिस है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। एक मेजॉरिटी ऑफ द माइंड्स क्या काम करता है कि किसी स्टॉक का, किसी शेयर का, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, क्वार्टरली रिजल्ट, या उसके सेल्स में ग्रोथ हुई है, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ये हो गई थीसिस, ये हो गए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। लेकिन दोस्तों एंटीथीसिस क्या हुआ, ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए तो स्टॉक मार्केट को कई लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है जब कंपनी की अर्निंग्स कम है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स उतनी इंप्रूव नहीं हुई है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी का, यह हमें समझना होगा। इकोनॉमी जब मैच्योर होती है या इकोनॉमी में जब बूम का स्टार्ट होता है तो स्टॉक मार्केट बहुत पहले से बुलिश टेरिटरी में आ जाता है, और जब स्टॉक मार्केट इंडिकेट करता है करेक्शन, इस चैनल पे कई एनालिसिस की गई हैं। जब आपको याद होगा 15 अगस्त 2019 की एक एनालिसिस, जब इकोनॉमी बूम पे थी, सब कुछ सही नजर आ रहा था, तब हम लोगों ने चर्चा की थी कि आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट की शुरुआत होगी, और फरवरी 2020 में वो हुआ दोस्तों। अब वो होगा नहीं होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है दोस्तों। और इसीलिए सारी बातें अगर एनालिसिस से पता लगेंगी तो फिर रिस्क मैनेजमेंट का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली विनर रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना और उसके इनपुट्स के आधार पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाना, ट्रेड प्लान को सेटअप करना और रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। तो दोस्तों ये थ्योरी एंटीथीसिस है अगर सही मायनों में समझा जाए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों इन नटशेल मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यस फ्रेंड्स, एवरीथिंग except a little thing which I'll be let you know. And friends, earnings हो, फ्यूचर अर्निंग का ग्रोथ हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस हो, उसकी क्वालिटी हो, ये सारे फैक्टर्स जो फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट कर चुका रहता है, और मोर एंड मोर मार्केट उस दिशा में ट्रेड होता जाता है। तभी तो दोस्तों मार्केट बहुत एफिशिएंट है, जिसको सबसे पहले पता लगता है जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं या जो भी चीजें नोन टेरिटरी में हैं दोस्तों। इवन इफ एवरी इंडिविजुअल्स जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस अपने आप को एडजस्ट करती है नोन इंफॉर्मेशंस के आधार पर, और इसीलिए मार्केट एक एफिशिएंट हाइपोथेसिस पर काम करता है दोस्तों अगर स्ट्रिक्ट रीडिंग की जाए, चार्ल्स डाउ ने जो 255 आर्टिकल्स लिखे हैं, तो ये निकलेगा दोस्तों इवन फ्यूचर के इवेंट्स या फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो हैं, इवन उन्हें भी मार्केट
डिस्काउंट करता है, या अनफोर्सी जो रिस्क आने वाले हैं मार्केट में, इवन इन द फॉर्म ऑफ रिस्क हो सकते हैं, वो उसे भी डिस्काउंट करता है। और इसीलिए दोस्तों जब हम टेक्निकल एनालिसिस के सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से समझते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है, ये न्यूज़ छपा, वो न्यूज़ छपा, ऐसी हो गया, वैसा हो गया, ये जो हम चर्चा करके अपने समय की बर्बादी करते हैं, रादर देन वी फोकस ऑन अ प्राइस चार्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फेज, मार्केट ट्रेंड्स and market psychology with the price actions of the market participants। तो दोस्तों ये sheer wastage of time होता है। तो दोस्तों फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट को अननोन है और नहीं पता है? तो दोस्तों आज के साइंटिफिक इरा में बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है और क्या पॉसिबल चीजें होने वाली हैं इसका पता लग जाता है। फिर भी दोस्तों कुछ इवेंट लाइक एक मासिव अर्थक्वेक आया, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स हो सकते हैं बट वो सो नेग्लिजिबल हैं कि वो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर करें या किसी भी एनालिसिस में उस तरह के इवेंट फेलियर हो सकते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है कि हम उसको ये मान के चले कि आगे क्या होने वाला है। अगर किसी भी एनालिसिस के माध्यम से अगर इस तरह के इवेंट को एनालाइज किया जा सकता है तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के ऊपर में वो रिफ्लेक्टेड है, ये मान के चलिए दोस्तों। और इवन अगर देखा जाए तो रिस्क ऐसे इवेंट के कारण जो उपजेगा, जो आएगा, वो प्राइस में डिस्काउंटेड होता है ओवरऑल तरीके से। तो अल्टीमेटली प्राइस भगवान है, प्राइस भगवान चे, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है चार्ल्स एस डाउ के जो 6 डॉक्ट्रिन्स हैं वो इनफ है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, लेकिन वो 6 डॉक्ट्रिन्स के ऊपर में जब तक हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, 6 डॉक्ट्रिन्स हमें मालूम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्या हम उसे समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम के अलावा कोई भी पैरामीटर्स के बारे में चार्ल्स एस डाउ ने चर्चा नहीं की है, उसके बारे में बाकी सब बातें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट फेसेस के बारे में की है जो प्राइस से रिलेटेड है। इसके अलावा उन्होंने सेक्टर रोटेशन की बात की है, वो कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेशन है। उसके अलावा इंडाइसेस के बारे में बात की है और जो एक दूसरे से कंफर्म होने चाहिए, तो अगर वो देखिए तो वो भी प्राइस से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली प्राइस एंड वॉल्यूम आर द बेस्ट पैरामीटर्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स। चलिए चार्ट पर चलते हैं और ये जो हाइपोथेसिस है कि मार्केट एफिशिएंट हाइपोथेसिस पर काम करता है, इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको प्राइस चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज द ट्रुथ। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे प्राइस चार्ट देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक के प्राइस चार्ट को रेफर किया है और जो भी वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं सॉरी फ्रेंड्स, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो एचडीएफसी बैंक के आए हैं उनको इंडिकेट करती हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे अर्निंग आया, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड अर्निंग से उससे 6.94% का बेहतर अर्निंग आया दोस्तों। अब देखिए इस जगह पे अर्निंग अनाउंस हुई, उसके पहले स्टॉक के प्राइस में अपसाइड मूव हो चुका था दोस्तों, उसके बाद स्टॉक गिरने की तैयारी करने लगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस को पता था और यह बोल सकते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग विच इज एविडेंट हियर। अब यहाँ चलते हैं दोस्तों, इस रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट 11.57% बेहतर आया एस्टिमेटेड अर्निंग से, और जो 16 अक्टूबर 2020 को ये रिजल्ट आया दोस्तों। अगर इस रिजल्ट के बारे में देखें तो इसके पहले ही मूव हो चुका था दोस्तों। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, इस जगह पे देखते हैं दोस्तों, तो ये रिजल्ट आया जो 12.88% बेहतर था एस्टिमेट से, और यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं 17 जुलाई 2020 के पहले ये मूव हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह पे दोस्तों क्या रिजल्ट आया, तो यहाँ देखते हैं कि 11.27% का एक इजाफा हुआ एस्टिमेटेड अर्निंग के, बेहतर रिजल्ट आया और ये 17 जनवरी 2020 को आया। और इतना बेहतरीन रिजल्ट के बाद मार्केट गिरा दोस्तों बुरी तरीके से। इसका मतलब है जो प्रायर मूवमेंट मार्केट में
बुलिश रन का था वो डिस्काउंटेड था। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो ये रिजल्ट आया दोस्तों खराब HDFC का। एस्टिमेटेड फिगर से इसकी जो अर्निंग थी 1.47% लेस थी, कम थी। और यहाँ देखिए मार्केट में करेक्शन की शुरुआत पहले से हो चुकी और ये मार्केट गिरता रहा दोस्तों। और इस जगह पे अगर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, चार्ट को फॉर्मेशन को अगर देख रहे हैं तो डिमांड एरिया को ये तोड़ चुका था रिजल्ट के पहले दोस्तों। अब यहाँ पर हम आते हैं, इस रिजल्ट को देखते हैं दोस्तों, तो ये रिजल्ट 6.35% बेहतर आया एस्टिमेट से। और देखिए इसके पहले ये सारा मूव हो चुका था, उसके बाद दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा मूव नहीं हुआ। इसका मतलब जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें मार्केट ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उसके इफेक्ट को, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। बेल आइकन को इनेबल कर दें ताकि हम जब भी नया वीडियो लेके आए आपको सही वक्त पे पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया वीडियो आपके चहेते चैनल पे आया है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।